लेकिन हज क्या है, हज के फ़ज़ाइल क्या है, ये हज़रत वाला ने जो बयान किया है आपके ज़हन में आपने महफूज किया, तो इंशाअल्लाह अब हज के अरकान तो आपको समझने में इंशाअल्लाह आपको खुशू पैदा होगा। तो चूँकि हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, तो इसको सीख कर जाना। जिस तरह से हमारे घर में अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो उस कारोबार को किस तरह करना है हम सीखते हैं, ताकि उस कारोबार में हम फेल ना हो जाए। तो इसलिए ताकि हज के लिए हमें मक्का मुकर्रमा जाना है, हमारे नागपुर में या हमारे महाराष्ट्र में या हमारे इंडिया में नहीं है कि हम अगर गलती करते तो दोबारा चले जाएंगे। फिर पता नहीं, चूँकि हज कमेटी का एक रूल हो चुका है कि हज जो है ज़िंदगी में एक ही बार अदा किया जाएगा। हालांकि हदीस मुबारक में ये आया हुआ है हज के फ़ज़ाइल के ताल्लुक से कि कई हुज्जाज किराम जो हज के लिए बार बार जाते हैं, तो कई हम जैसे जो है नासमझ उन पर तनकीद करते हैं कि ये दिखावा कर रहा है जो बार बार हज के लिए जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बार बार हज करने के ताल्लुक से भी हदीस मुबारक में कई फ़ज़ाइल इसके वक्त आए हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको मैंने माल दिया है, जिसको मैंने माल दिया है वो इस्तिताअत रखता है, उसको किसी शरई उज़्र ने नहीं रोका, उसके बावजूद भी वो अगर हज में ताख़ीर करता है, यानी जिसको मैंने माल दिया है, इस्तिताअत दी है और कोई शरई उज़्र रोक नहीं रही है, तो उसको चाहिए कि वो पै दर पै हज करे, यानी बार बार हज के लिए जाए। ये अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला का हुक्म है अपने बंदों के लिए कि जिसको मैंने माल दिया कोई शरई उज़्र नहीं रोक रही है, तो उसको चाहिए कि वो पै दर पै हज करे, बार बार हज के लिए जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा बख़ील है। तो इसलिए बार बार हज के लिए जाना कोई रियाकारी या कोई दिखावा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी सादत की बात है। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको अगर माल दिया है, दौलत दी है, अगर कहीं शरई उज़्र आपको नहीं है तो आपको भी चाहिए कि आप बार बार हज के लिए जाए, पै दर पै हज करें। बार बार हज करने के ताल्लुक से भी हदीस मुबारक में आया है कि जिसने एक बार हज किया, जिसने एक बार हज किया तो गोया उसने अपना फर्ज अदा किया, और जिसने 2 बार हज किया तो गोया उसने अल्लाह ताला को कर्ज दिया, और जिसने 3 बार हज किया तो उस पर फिर जहन्नम की आग हराम है। ये बार बार हज करने की फजीलतें हैं, लेकिन हम ना समझ ये समझते हैं कि अगर कोई बार बार हज के लिए जा रहा है तो वो दिखावा कर रहा है, वो रियाकारी कर रहा है। अब उसके दिल के मामला उसको पता, उसके दिल की नीयत उसको पता कि वो क्या कर रहा है। लिहाजा इन तनकीदों से हमें बचना है। मैं सेंट्रल तंजीम कमेटी की जानिब से आज के इस तरबियत कैंप में सभी का खैर मकदम करता हूँ। मैं अपना तारुफ करा दूँ कि मैं भी सेंट्रल तंजीम कमेटी जिन्होंने आज का इस तरबियत कैंप का अहतमाम किया है, इस सेंट्रल तंजीम कमेटी का मैं एक रुकन हूँ, ट्रस्टी हूँ, और उसी के साथ महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हज ट्रेनर भी हूँ। और चूँकि अगर हम इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम ये तहकीक करते हैं कि मैं जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ उसकी डिग्री क्या है, क्या हमारी इलाज करने की वो काबिलियत रखता है या नहीं रखता है। उसके बाद हम उसका इलाज शुरू करवाते हैं। ठीक इसी तरह आपके जहन में भी ये बात ज़रूर आ रही होगी कि हम तरबियत के लिए तो आए हैं, लेकिन हम जिनसे तरबियत हासिल कर रहे हैं तो उसका तारुफ भी आपको बताना ज़रूरी है कि जो शख्स तरबियत दे रहा है वो कौन है, उसको हज के और उम्र के ताल्लुक से, उसके अरकान के ताल्लुक से कितनी मालूमात है। इस लिहाज से मैं कोई इस पर रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सिर्फ इसी मकसद से कि आपकी जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैं अपने ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप तमाम हुज्जाज किराम की दुआओं से मुझे कम से कम 12 या 13 मरतबा हरमैन शरीफैन के हाजिर का शर्फ अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम आप हुज्जाज किराम की दुआओं की बरकत है कि इस उम्र में तकरीबन 12 या 13 मरतबा मैं हज और उम्रे के लिए जा चुका हूँ। तो बेस कम करो, बेस कम करो, ट्रबल थोड़ा बढ़ाओ।
एक्चुअली मसला ये है कि साउंड का कोई डिफेक्ट नहीं है, साउंड में साउंड अपनी जगह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये हॉल जो है शायद इसकी बनावट पता नहीं क्या अजीबोगरीब है कि हम कितना भी एडजस्ट करें, कितनी भी कोशिश करते हैं, ये हॉल ही को बना हुआ है, ये हॉल का फॉल्ट है, ना कि कोई साउंड सर्विस का फॉल्ट है इसके अंदर में। तो हम चाहे कितनी भी कोशिश करते हैं, कैसा भी एडजस्टमेंट करते हैं, तो मसला आ ही जाता है। तो मैं माजरत चाहूँगा कि शायद आप तक आवाज़ बराबर नहीं पहुँच रही है, थोड़ा बेस एकदम कम कर दो, बेस एकदम कम कर दो, आवाज़ थोड़ा कम कर दो, आवाज़ कम करो, बेस कम करो, आवाज़ बेस बढ़ा दिया आपने, कम करो बेस। समोर नदी हेलो चेक नहीं, ट्रबल बढ़ाओ, ट्रबल बढ़ाओ, समोर नदी, समोर नदी, आवाज़ कम करो, समोर नदी, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, समोर नदी, हेलो हेलो चेक, हेलो, थोड़ा आवाज़ कम करो, थोड़ा आवाज़ कम करो, हेलो चेक, समोर नदी, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, इससे आवाज़, ताकि मैं बीच बीच में आपसे कुछ सवाल भी पूछता रहूँगा और आपसे उसका जवाब मिलना चाहिए, ताकि मुझे ये इत्मीनान हो जाए, यकीन हो जाए कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। क्योंकि इस सेशन में, इस ट्रेनिंग में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सुनना है, आपको सुनना तो है लेकिन साथ में आपको समझना भी है। क्योंकि सुनने के साथ साथ अगर आप समझते हो तमाम अरकान को, तो इंशाअल्लाह तमाम बातें आपके जहन में महफूज रहेगी, और वो तमाम बातें जो आपके जहन में महफूज हैं, तो इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आपको वहाँ काम में आएंगी। वहाँ कोई बताने वाला नहीं होगा। होता यह है कि हुज्जाज इकराम यहाँ से प्रॉपरली सीख कर नहीं जाते, और वहाँ जाने के बाद फिर देखते हैं कि वो फलां हाजी कैसा कर रहा है, उसकी देखा देखी हम करते हैं, उसकी नकल हम करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, इसलिए कि जिस भी हाजी की आप वहाँ जाकर के नकल कर रहे हो, वो हाजी सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये आपको पता नहीं होता। अगर हो सकता है कि वो अपने अरकान गलत कर रहा है, तो आपके भी अरकान गलत हो जाएंगे। लिहाजा तमाम बातें आपको सीख कर जाना है, समझ कर जाना है। अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है आपको, आप फ़ौरन उसके ताल्लुक से सवाल पूछ सकते हैं हमको, और सवाल पूछने में कोई हिचक नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कि कोई भी इंसान माँ पेट से सीख कर नहीं आता। हमारा सीखने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरते तक चालू होता है। इसलिए कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है, आप बीच में भी पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि आप तमाम हुज्जाज इकराम किस मकसद से हरमैन शरीफ में जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा किस मकसद से जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, जवाब दीजिए जी। फ़र्ज अदा करने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने, और इसका जवाब क्या है, क्यों जा रहे हैं, किस चीज़ का फॉर्म भरा है आपने, हज के लिए जा रहे हैं ना, माशाअल्लाह सही बात है, आपके हज के लिए ही जा रहे हैं आप। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न इस ताल्लुक से हुज्जाज इकराम के दिमाग में तब पैदा होता है जब वो एहराम बांधते हैं, ठीक है ना। अभी आपने जवाब दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, और यकीनन हज के लिए जा रहे हैं आप, और हर हुज्जाज इकराम के जहन में ये बात है कि आप हज के लिए जा रहे हैं। तो जब आप एहराम बांधते हैं और जब आप एहराम की नियत करते हैं, तो चूँकि हमारे जहन में ये महफूज है कि हम हज के लिए जा रहे हैं, तो हुज्जाज इकराम उस वक्त भी क्या करते हैं, हज की नियत करते हैं। सही है ना, होता है अक्सर, सबके साथ हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उनके साथ तो बिल्कुल नहीं होगा जो तरबियत हासिल करते हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह उनको तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो हुज्जाज इकराम तरबियत हासिल नहीं करते और डायरेक्ट आकर के अपने हज का एहराम बांधा और निकल गए, उनके साथ भी तकलीफें होती हैं। उनको ये पता नहीं होता कि मैंने एहराम बांधने के बाद अब नियत किस बात की करना है, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि हज की नियत करते हैं। जबकि हज की किस्में कितने हैं, कितनी किस्में हज की, 3 हैं। पहला हज तमत्तु, दूसरा हज किरान, और तीसरा हज इफराद। चूँकि हमारे इंडिया से मोर देन 90% हुज्जाज इकराम ये हज तमत्तु की नियत से जाते हैं, ठीक है, बराबर है। उसके बाद हज किरान की नियत से जाते हैं। हज तमत्तु के अंदर ये आसानी होती है कि जब हम यहाँ से नियत करते हैं
हरम पहुँचने के बाद में तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा करते हैं, और सफ़ा मरवा करने के बाद हलक या कसर करते हैं। इंशाल्लाह तमाम मैं तफसील से बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। और नीचे मैं आपको समझा दूँ पहले कि नीचे खाने कबा का जो मॉडल रखा हुआ है, इंशाल्लाह यहाँ का अपने नशिश पूरी होने के बाद इंशाल्लाह हम नीचे भी जाएंगे, तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, ताकि आपके ज़हन में बिल्कुल महफूज हो जाएगा कि किस तरह से काम किए जाते हैं। तो हमने तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की और सही की, उसके बाद हलक या कसर किया, और उसके बाद में हमको एहराम उतार देते हैं। ये होता है हज तमत्तु में। लेकिन हज किरान में ऐसा नहीं होता। हज किरान का तरीका ये होता है कि आपने तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद आपने सफ़ा मरवा की सही की, और सफ़ा मरवा की सही करने के बाद आपने हलक नहीं कर सकते, कसर नहीं कर सकते। यानी जब तक का कि आपके हज के अय्याम शुरू नहीं हो जाते तब तक का आपको हालत एहराम में ही रहना पड़ता है। ये फ़र्क है हज तमत्तु और हज किरान में। तो इसलिए अगर किसी हुज्जाज किराम ने अगर गलती से यहाँ निकलते वक्त अगर हज की नीयत कर ली तो गोया उसने हज किरान की नीयत की है। अब वहाँ जाने के बाद अब आपने तवाफ़ कर लिया, सफ़ा मरवा कर लिया, अब उसके बाद में वो एहराम नहीं उतार पाएगा। फिर उसके बाद में लगता है कि यार मुझे तो हज तमत्तु करना था, अब मैंने क्या कर लिया, क्योंकि हज की पाबंदियाँ होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हज की पाबंदियाँ बहुत सख्त है, हम किरान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हज की पाबंदियाँ बहुत मामूली है। मसलन आपको हालत एहराम में खुशबू नहीं लगाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुशबू नहीं लगाए तो। दूसरी बात, आपको हालत एहराम में कोई खुशबूदार चीज़ नहीं खाना है तो खुशबूदार चीज़ नहीं खाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरी बात कि आपको लोग बोलते बदन पर नहीं खुजाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुजाना या ना खुजाना हमारे पास की बात नहीं है, ये तो कुदरती चीज़ है, किसी भी इंसान को खुश भी आ सकती है, तो क्या वो खुजाएगा नहीं। लेकिन नहीं खुजाने का मतलब ये है कि आप बदन को बहुत ज़ोर से न रखें, बल्कि कहीं भी खुजलियत आ रही है तो आहिस्ता से ऐसा हाथ कर ले, इंशाल्लाह आपकी खुजली चली जाएगी। चौथी बात, हालत एहराम में हमको अपनी बीवी से करीब नहीं होना है। पाँचवीं बात, हालत एहराम में आपको बाल नहीं तराशना है। ये तमाम छोटी छोटी पाबंदियाँ हैं, कोई बहुत बड़ी सख्ती की पाबंदियाँ नहीं हैं। लोग कौमों का डरते हैं, और आज के जो तरबियत का मकसद ये है कि हज के ताल्लुक से जो आपके दिल में जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकालना है। अगर आप हज के ताल्लुक से अपने दिल में अगर डर पैदा करके जाओगे तो कदम कदम पर आपसे गलती होने के इम्कान आते हैं। तो इसलिए हज के ताल्लुक से बिल्कुल डरिए नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते कि आप सीख कर जाओ। अगर आप सीख कर नहीं जाते तो फिर कदम कदम पर गलतियाँ होने के इम्कान आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एहराम करने के बाद में हज तमत्तु की नीयत करना है, ये आप सीख लिए तो इंशाल्लाह जब आप एहराम बांधोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन जिसने सीखा नहीं है डेफिनेटली उसे गलती होने के इम्कान आते हैं। इसलिए हमें जब भी एहराम बांधना है तो हमें नीयत क्या करना है, हज तमत्तु की। इसलिए जब आप एहराम बांधोगे तो एहराम बांधते वक्त आपको नीयत करना है उम्रे की, ना कि हज की। काहे की नीयत करेंगे आप, काहे की उम्रे की नीयत करना है, ठीक है। अब इसका तरीका सिलसिलेवार इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊँगा। इंशाल्लाह हमारे हज़रत अलहाज मुजीब असलम साहब किबला जो महाराष्ट्र के मुफ्ती महाराष्ट्र के हैं, इंशाल्लाह हम करीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जब मेरा मौका आएगा तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें, मुझे खाना कबाब बॉर्डर पर जाने वाली तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। वैसे मुख्तसर सी बातें मैं आपको बताते चलूँ कि जब आप एहराम बांधने निकलते हैं तो इंशाल्लाह एहराम आपको यहाँ से बांध कर दिया जाएगा हज हाउस से। एयरपोर्ट पर भी हज आपका एहराम बांधने का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन जब आप घर से निकलते हो यहाँ आने के लिए आपको सामान साथ में लेकर आना है, और लेकिन घर से जब निकलते हो तो आपको सबसे पहले गुस्ल कर लेना है घर पे, ठीक है ना। एहराम की नीयत से गुस्ल कर लेना है। गुस्ल करने के बाद अपने बदन पर आप खुशबू लगाते हैं। ऐसा नहीं कि बदन के ऊपर जब खुशबू लगाते हैं तो उस खुशबू की तह नहीं जमना चाहिए बदन पे, एक हल्की सी खुशबू लगाते हैं। और जो एहराम आप पहनने वाले हैं, आपको दो जोड़ एहराम के रखना है। एक तो एहराम आपको पहनना है, दूसरा एहराम आपके हैंड बैग में रखना है। वो हैंड बैग में, लगेज बैग में नहीं, जो आपका प्लेन में जो बड़ी सूटकेस होगी उसमें नहीं रखना है एहराम, एक्स्ट्रा एहराम, जबकि आपका हैंड बैग होगा उसमें रखना है। इसलिए हैंड बैग में रखना है आपको कि आपका हज का जो सफ़र होगा कम से कम 15 घंटा पकड़ के चलिए। 5-6 घंटे तो आपको यहीं पहले आना है, 4-5 घंटे का आपका सफ़र प्लेन का, उसके बाद में 1-2 घंटा आपको जद्दा एयरपोर्ट पे,
उसके बाद में 2 घंटे का आपको जद्दा से मक्का का सफ़र, और उसके बाद में करीबन 1.5-2 घंटे आपके अरकान, 15 से 16 घंटे आपके इसी में निकल जाएंगे हालत एहराम में। इस दौरान मुमकिन है कि आपका एहराम नापाक हो जाए, कोई गंदगी लग जाए, फट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त आपको एहराम बदलने का मौका आ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपका जो एक्स्ट्रा एहराम है उसको आपने हैंड बैग में रखना, ताकि ज़रूरत के वक्त आप उसको बदल सको। ठीक है, जहन में बात आ गई आपकी। अच्छा, अब खुशबू के ताल्लुक से मैं बता रहा था कि जब आप एहराम पहनते हो तो उसके पहले ही उस एहराम पर, जिसको आप पहनने वाले हो, उस पर भी खुशबू लगा लीजिए। ठीक है, उस एहराम पर भी खुशबू लगा लीजिए। अब कई लोगों की जहन में ये बात आ रही होगी कि मैंने अभी भी कहा कि हालत एहराम में खुशबू लगाना मना है। ठीक है ना, ये सवाल आया आपके जहन में, सही है आपका सवाल। लेकिन एहराम पहनने से ही एहराम की पाबंदियां लागू नहीं होती। ठीक है, ऐसा एहराम पहनने से ही आदमी मुहर्रिम नहीं हो जाता। एहराम पहनने से फौरन एहराम की पाबंदियां लागू नहीं हो जाती। इसलिए आपने अभी एहराम पहना है तो आप पर एहराम की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। एहराम की पाबंदी कब लागू होगी? आपने एहराम पहना, एहराम पहनने के बाद आपने नफिल नमाज अदा की, नफिल नमाज अदा करने के बाद आपने उम्रे की नियत की, उम्रे की नियत करने के बाद आपने लब्बैक पढ़ा, और लब्बैक पढ़ते ही अब आप मुहर्रिम हो गए, अब आप मुहर्रिम हो गए। ठीक है ना, लेकिन आपने एहराम पहनते ही अभी आपने ना नमाज पढ़ी है, ना आपने नियत की है, ना आपने लब्बैक पढ़ा है, तो अभी आप मुहर्रिम नहीं है। अभी आप हम जैसे आप जैसे साधारण इंसान हैं, जो हमने बदन में कपड़ा डाला हुआ बस ऐसे ही कपड़ा समझ के चलिए उसको। तो इसलिए जो आप एहराम पहन रहे हो उस पर अभी आप खुशबू लगा सकते हैं, बल्कि लगाइए इसलिए कि ये सुन्नत रसूल है, ये सुन्नत है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सुन्नत तरीका है कि गुस्ल के बाद बदन पर खुशबू लगाना और जो एहराम आप पहनने वाले हैं उसको खुशबू लगाना, ये सुन्नत है। बशर्ते कि इस तरह से खुशबू लगाए हल्की सी कि बदन पर और एहराम की चादरों के ऊपर में उस खुशबू की उस इत्र की तह नहीं जलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों कहा कि जो एहराम पहनना जा रहा है उसी पे खुशबू लगाना है, जो एक्स्ट्रा एहराम है उस पर क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं? इसलिए कि हमने एहराम पहन लिया, एहराम पहनने के बाद में दौरान सफ़र अगर आपको एहराम बदलने की नौबत अगर आ गई तो अब आपका एक्स्ट्रा एहराम में भी अगर आपने खुशबू लगा ली है तो अब क्या होगा कि आपने नियत कर ली थी, अब आप मुहर्रिम हो, तो आपका जब एक्स्ट्रा जो एहराम है उसमें जो अगर खुशबू लगी हुई है तो आप हालत एहराम में होने की वजह से वो एहराम नहीं पहन सकते आप, क्योंकि वो खुशबूदार एहराम हो गया। लेकिन ये एहराम पर खुशबू है, आपने नियत नहीं की थी, आपने लब्बैक नहीं पढ़ा था, इसलिए है जायज़ हो गया। आगे जहन में बात है, इस ताल्लुक से अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो सवाल हो जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। हमने शर्त ये है कि एहराम के बाद में खुशबू लगाना मना है, एहराम के बाद में खुशबू लगाना मना है। फर्ज करिए कि आप तवाफ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि तवाफ करने वाला हर कोई हालत एहराम में ही होगा। नफली तवाफ करने वाले भी होते हैं, मसलन वहाँ के सऊदी के जो लोग हैं वो भी आते हैं वहाँ पे नफली तवाफ करने के लिए, और सऊदी के अंदर में तो खुशबू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है, बहुत ज़्यादा खुशबू लगाते हैं। तो जब आप तवाफ कर रहे हो, कोई अपने सादे लिबास वाला कोई नफिल तवाफ कर, वो आपके बाजू से गुजरेगा, उसने भी खुशबू लगाई हुई होगी, तो वो खुशबू तो आपको आएगी। इसलिए हालत एहराम में अगर कोई खुशबू अगर आपको आती है तो उसमें कोई मना नहीं है, बशर्ते कि आप कस्तन किसी खुशबू को ना सुनिए, उसकी मनाही नहीं। ठीक है, आगे जहन में बताइए सब कि कस्तन हालत एहराम में खुशबू लगाना या कस्तन कोई खुशबू को सूंघना ये मना है। लेकिन पहले से जो खुशबू लगी हुई है, हमारी एहराम की नियत करने के पहले जो खुशबू लगी हुई है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे जहन में बात है, और किसी का कोई सवाल जी? हाँ, मैंने यही कहा आपको कि जो भी आपका एक्स्ट्रा एहराम जो है, अपने जो एहराम पहनने वाले हो, उस एहराम को खुशबू लगा लीजिए, और जो एक्स्ट्रा एहराम जो है उसको पहले से ही बैग में रख दीजिए, आप उसको पहले से ही बैग में रख दीजिए, इसलिए कि आपका इत्र लगा हुआ हाथ उस एहराम पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, मैंने सुन्नत तरीका बताया है, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें जो आपको बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं जी। बेशक हम अच्छे सफ़र पे जा रहे हैं तो कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा हर अमल सुन्नत के हिसाब से होना चाहिए।
इसलिए मेरा बस बताने का मकसद था आपको। अब हम अपने घर से यहाँ आ गए हज हाउस में। हज हाउस में आने के बाद अब आपको आपका लगेज जमा करना है। यहाँ पर लगेज के ताल्लुक से इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा किस तरह करना है, क्या करना है, तमाम बातें इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी। हज हाउस में आने के बाद आपका लगेज दे दीजिए, लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ लगेज की चेकिंग नहीं होती, सिर्फ लगेज का वजन होता है कि आपको जो वजन बताया गया है उसके मुताबिक ही आपने सामान यहाँ लाया या नहीं लाया, इस बात का यहाँ चेक होता है। जो भी 40 किलो, 44 किलो, 42 किलो जो भी आपको इंशाल्लाह भी बताया जाएगा उतना ही आपको सामान लाना है। उसके बाद ये होगा कि आपका एहराम बांधने के लिए इंतजाम नीचे है, नमाज के लिए इंतजाम नीचे है, और यहीं से इंशाल्लाह आपको बिठा करके आपको अपने ये नागपुर के जो एयरपोर्ट है वहाँ इंशाल्लाह आपको पहुँचाया जाएगा। तमाम मुजाहिद कराम को एहराम आपको यहीं बांध देना है या एयरपोर्ट में भी बांध सकते हैं। अब फर्क इस साल ये पड़ा है जी 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 हाँ, देखिए चूँकि हम अभी जो है हम हज कमेटी के ऑफिशियल ट्रेनर हैं, ठीक है ना, हज कमेटी के हम ऑफिशियल ट्रेनर हैं, इसलिए तमाम बातें हम वही बताएंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम ऑफिशियल बात बताएंगे। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर जो है हम आपकी मदद के हिसाब से इंशाल्लाह हम ऑफिशियल बात भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ऐसा नहीं है, ताकि आपको आसानी हो, कोई दुश्वारी ना हो। आपका सवाल ये था कि हुज्जाज किराम घर से अपना एहराम बांध कर जा सकते हैं क्या? बेहतर ये है कि अपना सामान यहाँ लेकर आ जाइए, यहीं से रवाना हो जाए, क्योंकि हुज्जाज किराम जब यहाँ आ जाता है वो हमारी कस्टडी में होता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हुज्जाज किराम को बिल्कुल सेफ एयरपोर्ट तक पहुँचाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन जब कोई हाजी अपना सामान लेकर यहाँ आ रहा है, वजन करा लिया, इसके बाद वो घर चला गया, घर जाने के बाद वो अपनी मर्जी से एयरपोर्ट आता है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है। वो पहुंचा नहीं पहुंचा, लेट पहुंचा, फ्लाइट निकल गया और कोई मामला हुआ, उसमें अब सेंट्रल तंजीम कमेटी की या हज कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि घर से भी निकलना है आपको, यहाँ से भी निकलना है, और घर से भी निकलने के बाद आपको एयरपोर्ट उतरने के बाद में फ़ौरन अंदर दाखिल होना है। तो बेहतर ये है, हमारा मशवरा ये है आपको कि आप यहीं से रवाना हो, ठीक है ना? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि पिछले साल और इस साल का फ़र्क ये है कि पिछले साल तक ये होता था कि जो फ्लाइट आपका यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है वो डायरेक्ट उतरता था आपका जद्दा एयरपोर्ट पे, ठीक है ना, जद्दा एयरपोर्ट। तो हम क्या करते थे, हुज्जाज किराम से ये बता देते कि भाई आपने एहराम यहाँ बांध लिया, और फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद कम से कम 3.5 घंटे के बाद में मिकात आती थी, यलम। मिकात यानी एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम यलम है। वो दिखता नहीं आपको फ्लाइट से, लेकिन एक 3.5 घंटे का एक अमूमन टाइम होता है। और कई मरतबा अगर पहले से ही अगर हमने क्रूज़ मेंबर को जो होते हैं फ्लाइट के एयर होस्टेस वगैरह होते हैं उनको अगर हमने बता दिया कि मिकात आने के पहले हमको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो मिकात आने के 15 से 20 मिनट पहले वो अनाउंस कर देते फ्लाइट में कि हाजी साहब मिकात आने वाली है, जिसने एहराम की नीयत नहीं की है वो एहराम की नीयत कर ले। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि इसलिए कि इस साल आपका फ्लाइट नागपुर से डायरेक्ट जद्दा नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल फ्लाइट की कैपेसिटी कम है, छोटा फ्लाइट है इस साल। इसलिए हर दिन इस साल 3 फ्लाइट लिए गए। पहले 1 या 2 फ्लाइट होते थे मैक्सिमम, इस बार कम मतलब कैपेसिटी का है, तो इस वजह से उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी जो है उसकी फ्लाइट की वो कम है, यानी इतनी कम है कि वो डायरेक्ट नागपुर से जद्दा नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वो फ्यूल लेने के लिए एक टेक्निकल स्टॉप जो है उसका वो होगा आपका शारजा। नागपुर से फ्लाइट कहाँ जाएगा? शारजा जाएगा, लेकिन शारजा एयरपोर्ट पे आपको उतरने नहीं दिया जाएगा। शारजा एयरपोर्ट पे आपको नहीं उतरने देंगे, आपको फ्लाइट में बैठना है। आधा घंटा 1 घंटा का जो भी टाइम लगता है उनको, स्टाफ वगैरह चेंज होता है उसके लिए, आधा से 1 घंटा फ्यूल वगैरह लेने में, आपको फ्लाइट में ही बैठना है। इसलिए मैंने कहा कि आप यहीं से एहराम बांध लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको फिर एहराम बांधने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत कंजेस्टेड फ्लाइट होगा आपका। इसलिए एहराम यहीं से बांध लीजिए, लेकिन नियत ना करें, यहाँ से नियत ना करें, क्योंकि अभी आपकी मिकात जो है यहाँ से जाते वक्त शारजा जाते वक्त मिकात नहीं आती, इसलिए नियत ना करें। अगर आप नियत यहाँ से कर लोगे तो यहीं से आपके ऊपर में एहराम की पाबंदियाँ चालू हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि जब शारजा से फ्लाइट टेक ऑफ होगा शारजा एयरपोर्ट से, तो उसके 10 मिनट के बाद में या फ़ौरन फिर वहाँ आप नियत कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी इंशाल्लाह अगर आपको बताएंगे फ्लाइट में, तो आपको मिकात आने के पहले होता था कि आपको 1 घंटे के बाद तकरीबन शारजा से जद्दा का 1 या सवा घंटे का ही सफ़र, ज़्यादा नहीं है।
तो ये इसलिए आपको वहाँ बताएंगे कि 15 मिनट में निकाल आने वाली है, 20 मिनट में आने वाली है, आधे घंटे में आने वाली है। इसलिए बेहतर ये है कि आप फ्लाइट टेक ऑफ होते फ़ौरन ही नियत कर लें, इसलिए सफ़र में आपकी थकान होगी। अगर वो अनाउंस कर भी रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त अगर आप सो जाएं, नींद में हो, अगर आप फ्लाइट में बैठे बैठे, तो अनाउंस करने के बाद में भी हो सकता है कि आप नींद में हो, अगर आप एहराम की नियत नहीं कर पाए और मिकावत अगर क्रॉस हो गई तो अब आपके ऊपर में दम हो जाएगा, अब आपको एक बकरे की कुर्बानी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मिकावत क्रॉस कर ली बगैर एहराम की नियत की। तो इसलिए क्या करना है कि जब भी आपका फ्लाइट टेक ऑफ होता है शारजा से या यहाँ से, अगर आप यहाँ से भी अगर नियत कर लिए तो बहुत बेहतर बात है, क्योंकि उसकी कोई पाबंदियाँ नहीं बहुत ज़्यादा, बल्कि अच्छा ये होगा कि आपने एहराम की नियत करते ही फ़ौरन एहराम का सवाब मिलना आपको शुरू हो जाएगा और आप एक मुकद्दस सफ़र पे जा रहे हो। और इस सफ़र पे तो ऐसा है कि एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप यहीं से नियत करें। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से जद्दा का सफ़र करीबन 3.5 घंटे का है, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं बाद में नियत करूँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये ध्यान रखें कि शारजा से फ्लाइट टेक ऑफ होते फ़ौरन आप नियत कर लें, उसमें ताक़िब हो, वरना दम लागू हो सकता है गफलत की वजह से। बात ध्यान में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा जी जी टूटती नहीं है। अच्छा सवाल पूछे। हाजी साहब का सवाल ये है कि दौरान सफ़र हमने यहाँ से एहराम बांधा, नियत कर ली, तो उसके बाद में एहराम करने के बाद में एहराम की नियत टूटती तो नहीं है? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, एहराम किसे कहते हैं? जो हमने चादर लपेटी है वो है ना? नहीं, हमने बदन पे जो 2 चादर लपेटी है ये एहराम नहीं है, ये मजाजन हमने इसे एक नाम दिया एहराम का, ये सादी चादर है बस। एहराम किसे कहते हैं? एहराम एक कैफियत का नाम है। कौन सी कैफियत? कि आपने बदन के कपड़े उतार दिए, 2 चादर लपेट ली, आपने एहराम की नियत की, लब्बैक पढ़ा, अब उसके बाद आप पे चंद पाबंदियाँ लागू हो गई, यानी चंद हलाल चीज़ें भी इस्तेमाल करने से आपने आपको अपने रोक लिया, तो इस रुकने का नाम एहराम है, ना कि उन चादरों का नाम। ठीक है, सब जहन में आ गया कि एहराम की जो चादरें, जो सफ़ेद चादरें हमने बदन में लपेट ली, नियत की, और अब चंद हलाल चीज़ें जो थी, मतलब खुशबू लगाना हलाल है, खुशबूदार चीज़ खाना हलाल है, लेकिन एहराम की नियत करने के बाद हम इन चीज़ों से अपने आप को रोक लेते हैं, तो इस रोकने का नाम एहराम है। इसलिए अगर आपकी एहराम की नियत करने के बाद अगर आप इस्तिंजा के लिए जाते हो, ज़रूरियात से फारिग होने जाते हो, तो एहराम की नियत नहीं टूटती, एहराम नहीं टूटता। यहाँ तक कि एहराम की नियत करने के बाद आपने जो चादरें भी, मैंने कहा कि ज़रूरत के वक्त उन चादरों को भी आप निकाल सकते हो, बदल सकते हो, उससे भी एहराम नहीं टूटता। ठीक है। अच्छा, एहराम की इसमें जो आप बेल्ट बांधते हो, ये एहराम का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। जो बेल्ट बांधते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बगैर किसको? हाँ, बिल्कुल आप 10 बार एहराम चेंज कर लीजिए एहराम की नियत करने के बाद में, इसकी कोई मनाही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि एहराम की चादरें जो है ये सिर्फ मजाज है, हमने इसका नाम एहराम रखा है, नियत का नाम एहराम है, कपड़े का नाम एहराम नहीं है। एक मिनट सर जी। जैसे शारजा से आप बता रहे हैं कि वहाँ से जो है आपको एहराम में नियत कर लेना जी, तो वहाँ से हम तलबिया पा सकते हैं। मैं उस पर आने वाला हूँ, उस पर आऊँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मियाँ बीवी यहाँ से गए हज के लिए, जी जी, मियाँ बीवी हज के लिए गए, जी जी, अगर किसी का फौत हो जाता है, हाँ, औरतों के लिए क्या मतलब हुक्म है? जी देखिए, किसी गैर वालों के साथ में वो उम्रा या सही कर सकती है? जी जी, देखिए उनके इस्लाम सवाल समझ में आ गया। देखिए, इस्लाम ये हुक्म देता है कि कोई भी मस्तूरा, कोई भी औरत बगैर महरम के सफर में नहीं जा सकती, गोया वो हज का ही सफर क्यों ना हो। कोई भी मस्तूरा, कोई भी लेडीज, चाहे वो हज का सफर क्यों ना हो, यहाँ से बगैर महरम के नहीं जा सकते। हाँ, इस साल हुकूमत ने या हज कमेटी ने या सऊदी हुकूमत ने इजाज़त दी है कि 4 लेडीज़ बगैर महरम के जा सकती है, वो उनकी जिम्मे है, जो भी वबाल आएगा उनकी जिम्मे है, हम तो मना करते हैं इस बात के लिए। अब आपका मसला ये था कि अगर कोई शौहर बीवी चले गए, वहाँ पहुँच गए हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी के लिए क्या मसला है? बराबर वहाँ महरम के साथ में नहीं है, गैर महरम हो गए,
तो पहले तो हमें यह कोशिश करना है कि हम यहाँ से किसी महरम को, बेटे वगैरह को भेजें, या जो मस्तूरात है उनके भाई को अगर भेजें। परमिशन नहीं मिलती है। अगर बीवी अगर वहाँ अकेली है उसकी, तो वहाँ अकेले होना यानी ये जुर्म तो है, लेकिन ये जुर्म गैर इख्तियारी है। ये जुर्म गैर इख्तियारी है, उसने जानबूझकर ये जुर्म नहीं किया। शौहर फौत हो गया, इंतकाल हो गया, तो उसके हाथ में है ही नहीं है। अब चूंकि उसके पास हज फर्ज था, वो चले गई है, तो वहाँ जाने के बाद वो अपने हज के पूरे अरकान मुकम्मल करने के बाद कहीं वापस आए। मैं जब हज के लिए गया था, तो मेरे बगल में ही मेरे रूम के अंदर सेम यही मामला था। बस हम पहुँचे, मैं अपने अरकान उम्रे के पूरे करने के बाद रूम में आया, मेरे बाजू में ही शौहर बीवी दोनों थे, वो भी अरकान पूरे करके आए। और थोड़ी देर में ही वो उनकी जो बीवी थी मेरे पास में दौड़ती गई कि हाजी साहब की तबीयत बहुत नाजुक है, ऐसा थोड़ा सा आकर जरा उनको देखिए। मैं गया तो थोड़ा सा उनकी सांसें जरा तेज तेज चल रही थी। ध्यान रखें, चाहे चौड़ा हो चाहे गोल हो, गोल बैग भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसका हजम टेप से नाप लीजिए, 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई मिला के 2 बैग। अब इस बैग में आप तमाम तर सामान रख सकते हैं जो हज कमेटी की जानिब से जिसकी इजाज़त है। इसमें आप लोहे का सामान भी रख सकते हैं, रस्सी भी रख सकते हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं। जो लगेज वाला बैग होगा, लेकिन छोटे बैग में आप इस तरह की चीज़ें, रस्सी, नेल कटर, कैंची, सुई, ये सब नहीं रख सकते। वो क्यों नहीं रख सकते मैं आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ से आप जब बस में बैठ के एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तो आपके पास में 2 चीज़ें आपके साथ होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब आपको यहाँ से मिलेगा तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक टिकट मिलेगा, एक पासपोर्ट मिलेगा। टिकट जो होती है वो इस तरह से होती है, जाने का और आने का दोनों टिकट आपको मिल जाएगा। इसमें आप ध्यान रखें कि ये टिकट जो है, आप जाने वाला जो है वो अपने साथ रखें और आने वाला हिफाजत से रख लें। इस टिकट को और जो सामान आपका लोड होगा उस सामान में इस तरह का टैग आपके सामान पे लगेगा और ऐसी छोटी चिट्ठी आपको दे दी जाएगी। दोनों पे सीरियल नंबर रहेंगे और सेम सीरियल नंबर रहेंगे। अगर इस पे 1 है तो इस पे भी 1 रहेगा। अब आप यहाँ से जब एयरपोर्ट पहुँचे तो 2 चीज़ों की गेट पर ही डिमांड होगी, एक तो ये टिकट, दूसरे आपका पासपोर्ट। इसलिए आप अपना पासपोर्ट और टिकट ऐसी जगह रखें, अपने बैग में रखें, जो आप साथ में बैग लेके जा रहे हैं उसके फ्रंट पॉकेट में रखें। इस तरह का जो फ्रंट पॉकेट होता है इसमें रखें कि तुरंत आप निकाल के उनको दे सकें। जब आप एयरपोर्ट में दाखिल होंगे तो यहाँ से सिर्फ आपका सामान ले लिया जाता है, स्क्रीनिंग उसकी एयरपोर्ट पर होती है। तो जो ग्रुप लीडर है वो वहाँ पर देख लें कि आपका कोई सामान किसी वजह से निकाल कर रखा तो नहीं गया है। सामान निकालने के लिए 2-3 वजूहात हो सकती हैं, जिसका आप अगर एहतियात करेंगे तो आपका सामान नहीं निकलेगा। पहला, आप तेल बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा, आप अगर घड़ी या सेल वाली कोई चीज़ ले जा रहे हैं तो सेल अलग कर दीजिए, घड़ी अलग कर दीजिए, सेल लगाकर घड़ी ना रखें। तीसरा, प्रेशर कुकर अगर आप ले जा रहे हैं तो उनको 3 हिस्सों में रखिए, सीटी अलग, ढक्कन अलग और निचला हिस्सा अलग। आम तौर से इसी वजह से आपके बैगेज खुलते हैं। और सबसे पहली चीज़ है तेल। तेल सिक्योरिटी के वजह से भी आपको नहीं ले जाने दिया जाता। दूसरी वजह है, अगर आपका तेल का पैकेट खुल गया तो आपके कपड़े तो ख़राब होंगे, आपके जो साथी हाजी हैं उनके भी ख़राब होंगे, इसलिए ध्यान रखें। लेकिन उनको परवाह नहीं है कपड़े ख़राब होने के, उनको परवाह है सिक्योरिटी की। अगर जहाज़ में कोई हादसा पेश आ गया तेल खुलने की वजह से, इसलिए वो आपसे तेल निकलवा लेते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सर में लगाने वाला तेल आप अपने
छोटा है वो पैक, सील पैक रखिए, उसको लूज़ ना रखें। मैं सवालात जो है बाद में लेता हूँ। बीपी की मशीन का सवाल है, आपका बता देता हूँ। उसमें भी सेल होता है, सेल अलग कर दीजिए, मशीन अलग कर दीजिए, आप अपने बैग में ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, शुगर की भी मशीन कोई भी हो आप ले जा सकते हैं, उसका सेल अलग कर दीजिए। उसके बाद जब आप बैगेज स्क्रीनिंग मशीन से निकल जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन कराना है। इमिग्रेशन में पहले फॉर्म भरना पड़ता था, अभी फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, 5-6 काउंटर लगे होते हैं। इसमें एहतियात ये करना है कि आपके कवर में जितने लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, एक ही काउंटर पे जाएं ताकि आपके इमिग्रेशन तेज़ी से हो जाए। अक्सर क्या होता है, हाजी साहबान एक काउंटर पे चले जाता है, अरे वो खाली है मैं वहाँ चले जाता हूँ, उसमें देरी होती है। आप लाइन में एक काउंटर पे लग जाइए, आपका तुरंत इमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन में आमतौर पर ये होता है कि वो आपके सिग्नेचर कराते हैं कभी कभी। अब हाजी साहबान बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं तो उन्होंने फॉर्म पर दस्तखत किए थे हिंदी में, यहाँ पर उर्दू में कर दिया या इंग्लिश में कर दिया, वो मैच नहीं होता। अगर ऑफिसर पूछता है, इमिग्रेशन ऑफिसर, कि आपका मैच नहीं हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, आप उससे बोलो मेरा सिग्नेचर दिखा दो, या आप अपने पासपोर्ट पर देख लें आपका सिग्नेचर कैसा है, उस तरह से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास में पासपोर्ट का कॉपी होता है उनके कंप्यूटर में, वही देख के आपके सिग्नेचर वो मैच करते हैं। जब आप इमिग्रेशन करा लेंगे तो अब नेक्स्ट काउंटर आपका आएगा मनी एक्सचेंज का। आपके जितने भी 2100 रियाल शायद दे रहे हैं इस बार, तो आप यहाँ पर एक ध्यान रखें कि आप अपने वो लिफाफा बना के रखते हैं। आप दोनों पासपोर्ट, अपनी अहलिया का और अपना भी ले जा के ले सकते हैं, या अपनी अहलिया को भी लाइन में लगा के ले सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सिर्फ इस बात का है, जब आप पैसे ले लें तो आपको इस तरह से कटसी में बैंक एक ऐसा बैग देता है। इस बैग में कतन पैसा ना रखें, आपको जो रियाल मिलेगा वो इस बैग में ना रखें। उसकी वजह ये होती है कि आगे आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पर्सनल सिक्योरिटी चेक से गुज़रना होता है। उसमें ये सारे बैग आपको बैगेज स्क्रीनिंग मशीन में डालने होते हैं। अगर आप ये बैगेज स्क्रीनिंग मशीन में डालेंगे, अगर मेरा बैग है और आपका भी बैग है, आपने पैसा रखा, मैंने पैसा नहीं रखा, जब मैं उधर साइड में निकलूँगा, इस पे कोई नाम और पता तो रहता नहीं। मैंने आपका बैग उठा लिया जिसमें पैसा था और आपने मेरा बैग उठा लिया जिसमें पैसा नहीं था। अब आप देखते हैं मेरा पैसा गायब हो गया। पैसा गायब नहीं होता, सिर्फ ये बैग अदला बदली हो गया है। इसलिए इस बैग में, और वो हाजी साहब को तो कोई परवाह ही नहीं है कि इसमें पैसा है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रखा ही नहीं है, तो वो ध्यान भी नहीं देते हैं। वो बैग अपने सूटकेस में रख लेते या उनका हैंड बैग जो है उसमें रख लेते। अपने को क्या करने का, इस बैग का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए बराए करम आप इस बैग में अपना पैसा ना रखें। जो रियाल रहेगा आप जेब में रख सकते हैं, आप अपने बैग में रख सकते हैं। इसके बाद में अब आपको कस्टम काउंटर पे जाना है। कस्टम काउंटर पे जाने पर आपको जाते वक्त कोई ख़ास काम करना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कीमती चीज़ें ले जा रहे हैं, जैसे आजकल मोबाइल भी 25-25, 40-40 हज़ार के आते हैं, अगर आपका ऐसा कोई कीमती मोबाइल है या कैमरा है तो इसका आप एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट कस्टम से ले लें जाते वक्त। छोटे मोबाइल जो ले जाते हैं 5,000, 10,000, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी दिखता है पुराना। लेकिन अक्सर हाजी साहबान जाते वक्त नया मोबाइल ले लेते हैं 20-25 हज़ार का, तो उस मोबाइल का आप एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसकी वजह यह है कि आपको वापसी में सिर्फ 50,000 तक के सामान का
इंडियन करेंसी 50,000 इतना सामान लाने की छूट है। अगर उससे ज़्यादा आप सामान लाएंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, जो 35% तक रहती है। इसलिए आप अगर ये मोबाइल का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो ये माना जाएगा कि आप ये मोबाइल सऊदी अरब से ला रहे हैं और 50,000 की कीमत में आपकी ये कीमत जुड़ जाएगी। अगर 25,000 का मोबाइल है तो आपको 25,000 की ही छूट मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसी चीज़ लाते हैं जो 50,000 से ज़्यादा की है, जैसे आपने 55,000 की कोई चीज़ लाई, वहाँ से 55,000 की चीज़ अगर आप ला रहे हैं तो ये अलग अलग 2 लोगों में नहीं होगा। आप बोलेंगे मेरी अहलिया साथ में है, मुझे 1 लाख रुपए की छूट है, ऐसा नहीं होता। आपको 5,000 रुपये पे ड्यूटी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी गुड्स पार्ट विथ नहीं होती, उसको अलग अलग लोगों पे नहीं किया जाता। जिसके नाम से है उसी के नाम से रहेगी वो। दूसरा, आप जो इंडियन करेंसी यहाँ से लेके जाएंगे या वहाँ से लाएंगे वो 25,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप। डॉलर और रियाल आप ले जा सकते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी 25,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ये इस बात का ध्यान रखें। अगर 25,000 से ज़्यादा की करेंसी आप ले जाएंगे तो कस्टम आपका ज़ब्त भी कर सकता है, या आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। वो लेंगे, वापस करेंगे कि अपने रिश्तेदारों को दो या किसी को दो, फिर आपको परेशानी होगी। ये वाक़यात पेश आए हैं हम लोगों के वक्त में, इसलिए आपको बता रहे हैं। मैं 2003 से, जब से यहाँ पर एम्बार्केशन पॉइंट रहा है नागपुर से, 2003 से 2011 तक रेगुलर मैं इंचार्ज रहा हूँ हाजियों का, ख़ास तौर से बैच का। तो इसलिए ये सब बातें जो आई हैं ये हम एक्सपीरियंस के बेस पर बताते हैं कि आप 25,000 से ज़्यादा पैसा ना ले जाएं। आपको 25,000 बहुत होता है, क्योंकि यहाँ से आपको जो रियाल मिलेंगे अगर आप उसमें ही खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपके खर्चे पूरे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें, अभी तो चीज़ें लाने का सवाल ही नहीं है। पहले होता था कि यहाँ नहीं मिलती थी चीज़ें, अब तो तमाम चीज़ें बॉम्बे क्या नागपुर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक बात और भी बता दूं कि सऊदी अरब में जितनी चीज़ें मिलती हैं वो या तो हिंदुस्तान की होंगी, चीन की होंगी, जापान की होंगी, उनके पास कुछ नहीं बनता, सब यहीं से जाता है। बहुत से हाजी साहब तो क्या करते हैं, पेन खरीद लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा और उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। तो ऐसा ना करें, आपकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जो देना है वो लाएं, ठीक है। अब उसके बाद में अब आपको पर्सनल सिक्योरिटी चेक में जाने का है कस्टम के बाद। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि इस तरह का एक हज का आपका यह इस तरह का रेड कार्ड रहता है, यह आपके हर बैग में लग जाना चाहिए। कोई भी बैग हो, छोटा बैग हो, बड़ा बैग हो, लेडीज़ बैग हो, आपके हर बैग में ये लगा हुआ होना चाहिए। और इस पर नाम लिख लें तो और बेहतर है, क्योंकि मैंने वही बताया कि फिर अगर एक सा बैग अगर होगा उधर तो फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। इसलिए आप इस पर जब आप बैग लेते हैं ऐसा कार्ड आपको मिल जाएगा, वो लगा लीजिए। वैसे मदद करते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी हाजी साहब आगे पीछे होते हैं तो जो वॉलंटियर्स रहते हैं उनसे छूट जाता है। तो आप चेक कर लें कि आपके बैग में ये है। दूसरी बात, जब आप सिक्योरिटी एरिया एंटर करेंगे, दाखिल होंगे उसमें, तो अपना मोबाइल अपने बैग में रख लीजिए, पॉकेट में ना रखें। उसकी वजह यह है कि आपको मोबाइल भी चेक करवाना होता है। अब आप अगर मोबाइल ऐसे ही लूज़ रख देंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी। अगर एक जैसा मोबाइल हो तो आपको परेशानी होगी। इसलिए अपने मोबाइल अपने बैग में रख लें। जब आपका पर्सनल सिक्योरिटी चेक हो जाए तो फिर उधर से आप अपना मोबाइल निकाल सकते हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने के बाद में। अब इस बैग में जो आप जहाज़ में लेके जा रहे हैं, इसमें आप कैंची, छुरी, छतरी, पिन्स, इवन चाबियां जो है, चाबियां आप बैग में ऐसी जगह रखें, मैं बताया जैसे कि फ्रंट पॉकेट जो है इसमें रख लें या अपने जेब में रख लें।
फिर सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने के बाद में आप अपनी चाबियां रख सकते हैं, सिर्फ चाबियां अलाउ की जाती हैं, वरना आपकी कैंची, छुरी, नेल कटर कुछ भी अलाउ नहीं होता यहाँ पर्सनल सिक्योरिटी चेक्स में। इसलिए इस छोटे वाले बैग में जो आपका जहाज़ में जाने वाला है, इसमें कुछ ना रखें। जो आपको कैंची रखना है, छुरी रखना है और पिंस रखना है, रस्सी रखना है, रस्सी भी नहीं रख सकते इस छोटे बैग में। इसकी वजह यह है कि फ़्लाइट के अंदर पूरी तरह से सिक्योरिटी होना चाहिए, वरना आप कैप्टन को हाईजैक भी कर सकते हैं। तो ये तमाम तर इसलिए बताया जाता है कि वहाँ आपको परेशानी ना हो। इसमें आपकी पानी की बोतल भी ना रखें आप। अगर आपकी दवा है पीने की, उसकी सील ना तोड़ें, सील को वैसे ही रखें, इंटैक्ट लेके जाएं। मेडिसिन्स आप लूज़ ना ले जाएं। यहाँ से अगर अलाउ भी कर देंगे तो जिद्दा पे जब आप पहुँचेंगे शारजाह से, तो जिद्दा वाला बिल्कुल भी लूज़ मेडिसिन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है ये कौन सी गोलियाँ हैं। इसलिए जो स्ट्रिप में गोलियाँ आती हैं वो रखिए। अब बहुत से लोग एलोपैथी या होम्योपैथी की भी जो दवाइयाँ रखते हैं, तो उसको सील्ड बंद रखिए, उसका सील मत तोड़िए, ताकि उनको आप बता सकें ये मेरी ज़रूरत की दवाएं हैं। और बेहतर यह है कि आप सारी दवाएं अपनी लगेज वाले बैग में रख दें। एक और चीज़ है खसखस। खसखस आप बिल्कुल ना ले जाएं। इसकी ममानियत है सऊदी अरब में, आपको उसके लिए सज़ा भी हो सकती है। हम लोग यहाँ पर सब्ज़ी बना के खाते हैं उसकी, लेकिन सऊदी अरब में बिल्कुल भी नहीं चलता। इसलिए आप यहाँ से खसखस बिल्कुल भी ना ले जाएं। अब यहाँ से आप पर्सनल सिक्योरिटी होल्ड एरिया से जब आ गए, अब आप फ्री हो जाइए, वज़ू कर लीजिए, एहराम बांध लीजिए। आपको वहाँ पहुँचना 4 घंटे के पहले पहुँचते हैं आप जितनी आसानियाँ फ्राहम करेंगे उतनी आसानियाँ आपको मिलेंगी। बहुत से हाजी साहबान क्या करते हैं, अपने को तो 8 घंटा पहले बुलाया, अपन 4 घंटा पहले भी गए तो क्या होता, फिर परेशानी आपको होती है। वहाँ पर अगर 2 घंटा लग गया तो फिर आप जल्दी जल्दी एहराम बांधेंगे, जल्दीबाजी में नमाज़ पढ़ेंगे। तो इत्मीनान से पहुँच जाइए एयरपोर्ट, वहाँ आराम कर लीजिए। वहाँ आराम का भी बंदोबस्त है, नहाने का बंदोबस्त है, आपके वज़ू खाने का बंदोबस्त है। तो तमाम तर वहाँ पर आसानियाँ आपको है, आप उसका फ़ायदा लीजिए। हज हाउस में भी जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, एक एक हाजी के पीछे 25-25 लोग आते हैं। अब आप ख़ुद सोचिए, अभी तो प्रॉब्लम यह है कि रोज़ाना 3 जहाज़ हैं, रोज़ाना 3 जहाज़ हैं। एक 1 बजे के लगभग है, एक 5 बजे के लगभग है और एक 6 बजे 6:30 बजे है। अब अगर आप एक एक हाजी के साथ 25 लोग हज हाउस में आएंगे तो ये लोग मैनेज कैसे करेंगे, और उसमें आपका सामान भी इधर उधर होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों को घर पर छोड़ दीजिए। फिर क्या होता है, यहाँ पर कोई आया तो हाजी साहिबान को भी बुरा लगता है, क्योंकि वॉलंटियर्स रोकते हैं आने के लिए। इसलिए अपने रिश्तेदारों को बोलें कि घर से ही विदा कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एयरपोर्ट जाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से आप बस में बैठेंगे, वहाँ गेट पे उतरेंगे और सीधा एयरपोर्ट के अंदर, आपको मिलने भी नहीं दिया जाता। इसलिए बेहतर यही है कि घर से विदा ले लें तमाम लोगों से, और अपना भी ख्याल रखें और जो एजेंसीज़ हैं उनका भी ख्याल रखें। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पहुंच गए। उसके बाद में आप जब तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे, अनाउंसमेंट होगा कि बोर्डिंग के लिए तैयार हैं। एक बात ध्यान रखें, वो लोग बोर्डिंग पास बोलते हैं। बोर्डिंग पास मतलब ये टिकट ही है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं बोर्डिंग पास मतलब क्या, तो ये टिकट को बोर्डिंग पास बोलते हैं एयर इंडिया की टर्मिनोलॉजी में। तो आप ये टिकट जब भी बोर्डिंग पास बोलें तो ये टिकट है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा हिस्सा है ये आपको दिया जाता है, और ये छोटा हिस्सा जो है वो फाड़ के अपने पास में रख लेते हैं। ये टिकट के सिलसिले में एक बात ध्यान रखें कि आप जब स्टैंपिंग के लिए देते हैं एयर इंडिया को, तो वही टिकट दीजिए
जो आपका नागपुर से जिद्दा है। बाज़ औक़ात क्या होता है, आप दोनों टिकट दे देते हैं, वो भी जल्दबाजी में जिद्दा से नागपुर में ठप्पा मार देते हैं। वो जब बोर्डिंग होती है तब ये इल्म में आता है, या किसी काउंटर पे इल्म में आता है कि ये गलत हो गया, फिर डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, उसके लिए अलग परेशानी होती है। इसलिए ध्यान रखें। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि आपको जब दोनों टिकट मिल जाए तो सिर्फ जाने वाला टिकट जो है वो अपने पास रखिए, अपने पासपोर्ट में रखिए। पासपोर्ट जब तक आप पर्सनल सिक्योरिटी होल्ड एरिया में नहीं पहुंच जाते, पासपोर्ट और टिकट हमेशा साथ रखिए। पासपोर्ट और टिकट जो है ये अहम डॉक्यूमेंट है दोनों। अपने बैग में जो है अभी मेडिकल के कार्ड्स दिए हुए हैं आपको, जिनको कार्ड नहीं मिला होगा तो बुकलेट नहीं मिली होगी, उनको कार्ड दिए गए हैं कमी की वजह से, तो वो भी अपने साथ रखिए, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि पिछले साल जो हाजी साहबान गए थे वो आके ये बता देते आपको, कोई नहीं पूछता ये कार्ड, हाजी साहब आपसे नहीं पूछा था, इनसे पूछ लेंगे तो क्या करेंगे, वो जिद्दा से वापस कर देते हैं। पिछले साल ये भी हुआ है, उन्होंने जिद्दा से वापस कर दिया हाजी को। इसलिए आप तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट बताई जाती हैं वो तमाम चीज़ें अपने बैग में रखें, अपने छोटे बैग में रखें। अभी जैसे इकबाल भाई ने बताया, एहराम भी एक दूसरा वाला एहराम भी उसी में रखिए, एक जोड़ी चप्पल भी अपने साथ में रख लीजिए। हालांकि एहराम, चप्पल वो सब प्रोवाइड की जाती है आपको, अगर आप भूल गए हैं खुदा न खास्ता तो वहाँ पर आपकी मदद की जाती है, लेकिन किसी के भरोसे क्यों रहना, अपने बैग में रखिए। एक जोड़ी चप्पल रख लीजिए, अपना एहराम रख लीजिए, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रख लीजिए, यही चीज़ें रखना है अपने जो हैंड बैग ले जा रहे हैं। अब जब वापसी होगी वहाँ से, वापसी में थोड़ा सी कस्टम का रोल बढ़ जाता है। अगर आपने 50,000 से कम का सामान लाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 से ज़्यादा का लाया है तो वो क्या होता है, आपके बैगेज को देखकर एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनके पास में हो सकता है सामान, वो बैगेज स्क्रीनिंग मशीन में डालेंगे। वापसी में आप जब इमिग्रेशन करा के बाहर निकलेंगे तो बेल्ट पर आपका सामान घूमता रहेगा। आराम से पहले अपना सामान जमा कर लीजिए, उसके बाद ट्रॉली लीजिए। क्या होता है कि हाजी साहब पहले ट्रॉली ले लेके खड़े हो जाते, अब वहाँ पर अगर 153 हाजी हैं और 153 ट्रॉली हो जाएगी तो सामान किधर रखेंगे, हाजी किधर बैठेगा, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अपना सामान आराम से निकाल लीजिए। अभी 153 हाजियों का हर जहाज़ है तो माशाल्लाह अभी आपको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि सामान भी कम रहेगा, हाजी भी कम रहेंगे, स्पेस है। लेकिन फिर भी आप पहले अपना सामान निकाल लीजिए, ट्रॉली ले लीजिए, ट्रॉली लेके आइए। अब कस्टम वाला अगर आपको डायरेक्ट करता है कि स्क्रीनिंग मशीन में डालिए, पूरा सामान डालते हैं, पूरा सामान डाल दीजिए। 2 बैग डालने को बोलते हैं, 2 बैग डाल दीजिए, और उसके बाद में आप बाहर निकलिए। जमज़म लीजिए, जमज़म लेने के बाद में आप बाहर चले जाइए। जमज़म जो है वो सेंट्रल तंजीम कमेटी के लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पासपोर्ट दीजिए, वो आपको जमज़म दे देंगे, वो लेकर आप बाहर निकल जाइए। आपने जो बताया कि बैग का साइज 30, 23 और 10, अगर मान लीजिए कम है 26, कम है तो चलेगा। मैंने इसलिए बताया आपको साइज़ कि वो जो कैबिन है उसमें जाना चाहिए। छोटा रहेगा तो चला जाएगा, बड़ा रहेगा तो कैसे जाएगा। साइज़ इसलिए बताया जा रहा है, लेकिन बड़े बैग का साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बड़े बैग का, क्योंकि वो एक के ऊपर एक जब जमाते हैं, बाल्टियाँ वगैरह ना हो, बस थोड़ा ध्यान रखिए, ताकि वो रैक जो है, रैक के अंदर आपका सामान, ये सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कि आपके सामान की हिफाजत होना चाहिए। इसमें देखिए कुर्सियाँ टूटती इसलिए, आप अगर टेका लगाएंगे ज़ोर से तो वो स्लिप होकर टूट जाती है, तो बहुत टेका मत लगाइए। थोड़ा इसको थोड़ा लाउड करो। सुपारी वगैरह रख सकते हैं, तम्बाकू सुपारी वगैरह रख सकते हैं। देखिए तंबाकू सुपारी वगैरह, सुपारी जो है वो आप रख सकते हैं, तंबाकू की ममानियत है, यहाँ से आप ले जा सकते हैं। आपको जिद्दा वाले परेशान करेंगे, उसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यहाँ से तो आपका कोई रोकेगा नहीं।
जाते वक्त कस्टम का यहाँ से कोई रोल नहीं रहता, मैंने जैसे कि बताया। बोर्डिंग पास आपको पासपोर्ट के साथ में यहीं से मिल जाएगा, हज हाउस से एक दिन पहले। जनाब मेरा ये सवाल है कि जो 4 बैग आपने बताए है ना, 4 में 2 बड़े 2 छोटे, तो जो 2 छोटे बैग है वो इसमें काउंट है कि हम जो साथ में फ्लाइट में लेके बैठेंगे? भाई 2 बड़े 2 छोटे नहीं बताया। आप अगर अकेले हैं तो 2 बैग बड़े और 1 बैग छोटा। 2 लोगों का है तो 4 बैग है ना? 2 लोगों के लिए 4 बैग जो है बड़े और 2 बैग छोटे जो आप जहाज में ले जाएंगे। अच्छा, हमको जो 2 बैग मिल रहे हैं एक साथ में ले जा रहे हैं, एक वहाँ मिल रहा है, अगर वो दोनों डबल हो गए तो रख सकते हैं? अरे वो छोटा बैग जो है वो आपके इसमें आ जाएगा, इतना सी तो बैग। वैसा एक हम अभी साथ में लेके जा रहे हैं, एक वहाँ से मिलता है, तो डबल होने से चलेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। छोटे बैग से मुराद उनकी वो हैंड बैग जो है ना आपका, उससे मुराद था। और वो जो बैग जो नीला बताया है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बैंक की तरफ से दिया जाता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको आप उसमें बैग में डाल दीजिए। किसी का सवाल था इधर जी? मैंने बताया आप कैंची, छुरी, चाकू, अस्तूरा सब ले जा सकते हैं, लेकिन अपने बड़े बैग में रखिए, छोटे बैग में ना रखें। भाईजान आपने बताया कि जेब में रख लेना, जेब में रख लेना। हवाई जहाज में बैठते वक्त तो हम एहराम बांध के बैठेंगे, जेब कहाँ से रहेगा हमारा? हाजी साहब आप एहराम यहाँ से बांधेंगे तो आपके पास बैग रहेगा, हाँ छोटा बैग रहेगा ना, हाँ। उसमें रख सकते हैं ना आप। बैग साथ में रखेंगे? हाँ, बैग आपको साथ में रखना है। एक बात बताता हूँ, कुछ लोगों को कान की मशीन लगती है, उसमें सेल लगता है, उसका क्या करेंगे? ये मेरी मशीन का आवाज़ है, वो मशीन निकाल के रख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मशीन का आवाज़ है। हाजी साहब का सेल से मुराद ये है कि जैसे मोबाइल। भाईजान एक बात बताइए, वहाँ पर जैतून का तेल मिलता है खाने के लिए, हमको जैतून का तेल नहीं चलता है, तो क्या इंडिया गवर्नमेंट या हज कमेटी ये इंतज़ाम कर रही है कि सनफ्लावर और सोयाबीन का तेल यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट भेज रही है वहाँ पर? भाई हमको मिलना चाहिए तेल, सोयाबीन का या सनफ्लावर का। तेल के ताल्लुक से वहाँ हर किस्म का तेल मिलता है साहब, हर किस्म का तेल मिलता है। आप खाने पीने नहीं जा रहे हो, हज के लिए जा रहे हो आप। मैं सेक्रेटरी अब्दुल कलाम साहब से कह रहा हूँ कि उसका ऐलान करें। जनाब अलाज इब्राहिम भाईजान साहब का इस्तकबाल सेंट्रल तंजीम कमेटी के जानिब से किया जा रहा है। इब्राहिम भाईजान नागपुर इमार्गेशन पॉइंट के इंचार्ज है और महाराष्ट्र के सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर इब्राहिम भाईजान, तंजीम कमेटी के चेयरमैन कदीर भाई और बाकी सारे मेंबरान और आप सब हाजी लोग, मैं इम्तियाज़ काजी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और आज सुबह से जो अपना ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसमें अभी आपने सुना यहाँ अरकानों के बारे में आपको मालूमात दी गई, लेकिन आपका जो जाने का सफ़र, वापस आने का, बाकी के जो इंतज़ामात है, ये सब सेंट्रल हज कमेटी और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से किया जाता है। ये जहाँ पे हम बैठे हैं ये हज हाउस, ये भी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की मिल्कियत है और ये आप लोगों के लिए है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, जिसमें कई दिनों से कुछ पेपर में न्यूज़ भी आ रही थी यहाँ के काम के बारे में, जिसमें हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब के पास एक मीटिंग हुई और मीटिंग में काफ़ी यहाँ के जो इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया, जिसमें कुछ बातें हमारे समझ में आई। जैसे कि आपने एंट्री करते वक्त देखा होगा कि एक नया फ़ैन हम लोगों ने बिठाया है जो यहाँ के मेट्रो में लगने वाला है, लेकिन शुरुआत हमने हज कमेटी से की। हम चाहते थे कि इस साल से ही आप लोग जो हज के लिए रवाना होंगे, जो मेरे पास शेड्यूल है, कम से कम 19 फ़्लाइट्स जाने वाली हैं यहाँ पे, तो आप लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपको चाहने वाले लोग यहाँ पे आएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हमारी तरफ से खिदमत करने का मौका मिले। तो ये सोचकर कुछ बातें हमने की है पिछले कुछ दिनों में, जो भी हमसे बन पड़े कर सके, आपकी खिदमत के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं। कल हमारी एक मिहान में मतलब अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी में मीटिंग हुई है, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हवाई जहाज़ का सफ़र पहली बार कोई करने वाले होंगे, तो एक बहुत अच्छा मौका आपको मिला है कि वहाँ के एयर इंडिया के ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं और आपको सब बातें बताने वाले हैं। तो आपके दिल में जो भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, तो आप बिल्कुल बेझिझक उनसे पूछिए ताकि आपको फ़ायदा हो
और ये मीटिंग में हमने हमारी तरफ से ये बात बिल्कुल साफ साफ रखी कि हाजियों को अच्छे से अच्छा वहाँ भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो लोगों ने सफ़र किया है कि 2 तरह से हम एंट्री कर सकते हैं जहाज़ में। एक तो एरो ब्रिज से जैसे कि डायरेक्ट हम अंदर चले जा सकते हैं। तो ये पहली बार नागपुर में ये लोगों ने, एयर इंडिया वालों ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, मिहान ने एक्सेप्ट किया है कि इस बार एरो ब्रिज की फैसिलिटी नागपुर में दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए है कि जो भी ज़ईफ़ जो लोग हमारे यहाँ पे है, ओल्ड एज, वो लोगों को बिल्कुल आराम से अंदर जाने के लिए मिलेगा। तो हमारे मिहान के लोग और एयर इंडिया के लोग बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। इसके बाद यहाँ बर्डे साहब भी बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे। यहाँ से ले जाने तक की जिम्मेदारी हमारी है, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की, और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। आप लोगों का सफ़र अच्छा रहे, आप वहाँ जाकर हज के पूरे अरकानात अच्छे से करें। 1-2 मिनट में सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं कि नागपुर के एम्बार्केशन पॉइंट से हमारे महाराष्ट्र से 2200 लोग जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के 450 लोग हैं और मध्य प्रदेश से 200 लोग हैं। मतलब हमारे यहाँ से 2850 लोग और भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। और एक दिन में 3-3 फ्लाइट्स है। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ की जगह कम पड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको फिर भी यहाँ जो भी आपके हमारे इंतज़ामात हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे सपोर्टिंग एजेंसी के लोग हैं, इसके पहले भी वो लोगों ने आपको हर तरह की मदद करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह इस साल भी हम लोग कामयाब हो गए। आप सबको मैं हज के लिए मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान अलहाज इब्राहिम भाईजान साहब की खिदमत में इल्तमास कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम का जवाब देने वाले को 60 नहीं किया है और सलाम करने वाले को 30 नहीं किया है। तो मैंने 60 कमाया, आपने 120 कमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। हर साल की तरह इस साल भी पूरे हिंदुस्तान से हाजी जा रहे हैं। आज यहाँ सेंट्रल तंजीम कमेटी की तरफ से जो हमारे सपोर्टिंग अरेंजमेंट देखते हैं पूरे हाजियों का, उनके तरफ से हर साल ये प्रोग्राम होता है। मैं समझता हूँ हर साल सराया में होता है, इस साल यहाँ रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जिनके अध्यक्ष हमारे कदीर भाई और कलाम भाई, शाहिद भाई, अजीज़ भाई, सभी लोग, उनकी पूरी टीम मिलजुल के पूरे हाजियों की जो खिदमत करते हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। और हमारे बीच में आए हुए हमारे स्टेट हज कमेटी के सीईओ इम्तियाज़ काजी साहब बहुत ही खिदमत करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी जो यहाँ मौजूद है, बर्डे साहब, सभी का नाम तो नहीं ले सकूँगा। और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मैं अगर स्पीच कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोटो ना खींचे आप, क्योंकि हजरत ने अभी अभी फरमा के गया है, बता के गए। आप सुन रहे हैं क्या भाई साहब? आप सुन रहे हैं मेरी बात को? तो हजरत ने अभी अभी कह के गया है यहाँ, तो हम गुनाह में क्यों शामिल हो? अल्लाह माफ़ करे हमको। मैं सभी मेरे भाइयों से, हज पे जाने वालों से गुजारिश करता हूँ कि हम सबके अल्लाह के महबूब, हम सबके आका सरकार तो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दरूद का नजराना पेश करें। मैं समझता हूँ कि हजरत ने, मुफ्ती मुजीब साहब ने जो आप लोगों को हिदायत दी हज के अरकानों के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सभी लोगों ने सुना गौर से। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग अल्लाह ताला की बारगाह में और अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाके उसी तरीके से आप लोग अपने अरकानों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि उस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अरकान जो हज का एक जो रुकन है अरकान, वो सबसे अहम चीज़ है। उस चीज़ को कैसे करना है, आपको कैसे अदा करना है, हज़रत ने सारी बातें आपको बता दी है। सिर्फ मैं 2-4 मुख्तसर बातें आपको बताऊंगा कि हज के मकाम में हम अपना वक्त ज़ाया ना करें, आपस में एक दूसरे से तू मैं ना करें, एक दूसरे से गप्पे ना लगाते बैठे, क्योंकि अल्लाह के घर आप लोग जा रहे हैं तो अपनी गुनाहों की तौबा करने जा रहे हैं और अपने हज को कबूल करने को जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त अपनी इबादत में लगाए, पूरी तरीके से इबादत करो, अल्लाह को राज़ी करके आए वहाँ से, और अपने गुनाहों की तौबा करके और अल्लाह को राज़ी करके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ दुनिया और आखिरत दोनों ही अपनी बहाल रहेंगी, सुधर जाएंगी इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस साल जो हाजी हज पे जा रहे हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सारे इंतज़ाम किए गए हैं। क्योंकि मैं महाराष्ट्र हज कमेटी में चेयरमैन रहा, अभी ही मेरा टाइम पीरियड खलास हुआ है, मगर आपकी दुआ से मैं सेंट्रल हज कमेटी पे महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर बन के आया हूँ आपकी खिदमत के लिए। मगर उससे ज़्यादा मुझे खुशी और होती है कि मैं नहीं हूँ तो भी इम्तियाज़ काजी साहब हमारे जो है हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो पूरा ध्यान उनका हाजियों की खिदमत पे है। अभी गए वीक में हम लोग मीटिंग लेने आए थे यहाँ 12 तारीख के रोज़, अल्हम्दुलिल्लाह सारी एजेंसियों से मीटिंग हुई, उसमें सारी बात तय की गई हाजी लोग की सहूलत के बारे में, खास करके नागपुर के लिए क्या क्या इंतजाम उनके लिए होने चाहिए, हज हाउस में भी और सिटी में भी, वो सारी चीज़ों को उन्होंने अलाउ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके सिक्योरिटी से लेके गाड़ियों की जो आवक जावक है उसको लेके सारी ही बातों को कमिश्नर साहब ने अलाउ किया है। सभी एजेंसियों ने उसमें पूरा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे बड़ी एक खुशी की बात है, एक प्रस्ताव हमारे सामने आया कि हाजियों के लिए ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हाजी आते हैं उनको गर्मी होती है, तो एक प्रस्ताव हमारे सामने आया, तो हमारे इम्तियाज़ काजी साहब और हम दोनों ने मिलके वो प्रस्ताव को महाराष्ट्र शासन में भेजा और इम्तियाज़ काजी साहब ने उसको हमारे जो शाम डागड़े साहब जो सेक्रेटरी है उनसे परमिशन लेके एक हॉल के अंदर 14 फीट का फैन लगाने का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी लोग की सहूलत के लिए किया उन्होंने। वो एक फैन है जो वो 6000 फुट को कवर करता है पूरा। अंदर के बारे में भी हमने सोचा है, जो मेन हॉल है उसके लिए भी एक 4 फैन लगाने की बात चल रही है। मैं इम्तियाज़ काजी साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हाजियों लोग की सहूलत के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजेंगे। जो काजी साहब नीचे जो और 4 फैन लगाने का जो सजेशन कल हमने जो सारे लोगों ने मिलके किया है, वो मैं भी एक लेटर आपको देता हूँ, शासन को भी देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप वो करा के लेंगे। कुछ 8 से 10 लाख रुपए का कुछ खर्चा है उसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि काजी साहब इंशाअल्लाह ताला हज का सफ़र चालू होने के पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 4 फैन भी इंशाअल्लाह लग जाए नीचे, ताकि हाजियों को पूरी सहूलत मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक आपके जो यहाँ से जो रवानगी का जो ये है, 29 तारीख को पहली फ़्लाइट है, उस दिन 3 फ़्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। नागपुर के 2200 हाजी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 425 जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के 200 हाजी जा रहे हैं, ऐसे टोटल 2900 हाजी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी फ़्लाइटें मैं समझता हूँ 153 की फ़्लाइट है, ऐसी फ़्लाइटें सारी फ़्लाइटें हैं। मगर कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो एजेंसियों से हमारा डिस्कशन हुआ है हज के सफ़र को लेके, जो आप लोग लगेज लेके आते हैं उसके अंदर कोई बैंड आइटम ना डाले, ताकि आपको यहाँ भी तकलीफ़ हो और सऊदी एयरपोर्ट पे भी तकलीफ़ हो। ऐसा कोई काम ना करें आप। जो आपकी पावर बैंक है, पावर बैंक एक बहुत ही अहम चीज़ है, अगर आप उसको लगेज में डालेंगे तो अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो सकता है, तो उसको लगेज में ना डालें, आप हैंड कैरी में ले, उसको हैंड बैग में वो
जो भी हाजी जा रहे हैं वो पावर बैंक ले तो वो हैंड कैरी में ले, उसको लगेज में ना डाले। और जो भी हाजी यहाँ बैठे अपने जो भी रिश्तेदार जो भी जा रहे हैं उन तक ये बात वो पहुंचाए जो यहाँ नहीं मौजूद है। और जो बैंड आइटम है वो ना लेके जाए आप लोग बिल्कुल। और इंडियन करेंसी जो है वो 25,000 की आपको वो है, 25,000 से ज़्यादा आप ना लेके जाए। ये भी एक कस्टम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये हिदायत है आपको, और हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से भी आपको ये हिदायत है कि ख़ास करके चीज़ों का आप ध्यान रखें। क्योंकि आप हज के मकाम पे जाएंगे, कोई बैंड चीज़ आपने डाल दी और वो वहाँ कुछ आपको तकलीफ हो गई तो आपका हज का सफ़र भी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो कायदे हैं उसमें हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करते हैं मगर डिपार्टमेंट के हाथ में रहता है, वो आपको रिलीज करे या केस बनाए वो उनके हाथ में रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग ऐसी कोई चीज़ अपने बैग में ना डालें। कोई इंसान अगर आपको कोई मेडिसिन देता है, कोई एक सामान देता है कि भाई ये मेरे फलाने हाजी को दे देना, तो बिल्कुल आप ना लें। क्योंकि वो क्या है मेडिसिन में हमको तो मालूम नहीं। कोई बैंड आइटम है, बैंड मेडिसिन है, तो वो सऊदी वाले वो चीज़ के ऊपर ज़्यादा केयर करते हैं और हमारे इमिग्रेशन में भी बहुत उसको केयर करते हैं, कस्टम में भी। तो वो चीज़ का खास करके ध्यान रखें। आप अल्लाह के घर जा रहे, हज पढ़ने जा रहे, आपका हज का सफ़र कितना आसान और कितना अच्छा हो वो आपके हाथ में है। ये चीज़ आपको करना है पूरी तरीके से, कसरत से आपको हज पढ़ना है, अरकान करने हैं आपको, अल्लाह के बारगाह में इबादत करनी है और अल्लाह के बारगाह में पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए आपको दुआ करनी है। हिंदुस्तान के लिए ख़ास खुसूसी दुआ करनी है, हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अपना भाईचारा रहे, सब हम एक साथ में मिलजुल के हर खुशियों को मनाएं। ऐसी आपको दुआ करनी है और हिंदुस्तान तरक्की की ओर हो जाए। और जो आज चल रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए भी आज खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो ये खास करके आप लोग ये दुआ करें। और आपका जो हज का जो सफ़र है वहाँ अजीजिया और ग्रीन दो कैटेगरी है आपकी। ग्रीन के अंदर कम एकोमोडेशन मिले हम लोगों को, हम लोगों ने 30,000 की कोशिश की से हमको 11,000 ही मिले हैं। और अजीजिया में जिनको डाउनलोड करके अजीजिया में किया गया है तो वो टेंशन ना लें, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए 24 आवर्स बस अजीजिया से मक्का ले आएंगी, मक्के से ले जाएंगी, तो उससे सवाब और बढ़ेगा। कदम कदम का सवाब है, मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, जब हम इरादा करते तो हमारा सवाब चालू हो जाता है। तो कदम कदम का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज इतनी तरीके से करे, तवाब जिसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, हम किसी को तकलीफ ना पहुँचाएं, किसी को धक्का नहीं करें, अपनी बस अल्लाह की इबादत में हम मगन हो और अपने तरीके से तवाब भी करें, सफ़ा मरवा भी करें। हज के मकाम पे हम जाते हैं, मीना 5 दिन का सफ़र होता है, उसमें भी बहुत ही अदब एहतराम से वो सारे ही अरकानों को आप अदा करें। कोई तकलीफ़ में तो उसकी मदद करें। और ऐसे भी वहाँ सारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के अधिकारी सब वहाँ रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल हज कमेटी से 3 कोऑर्डिनेटर बन के भी जाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इस साल मेरा भी नंबर लगने वाला है, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी आपके साथ हज पढ़ूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से पहले 13 हज हो चुके हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फिर लब्बैक किया तो मैं आपके साथ में हज पढ़ूँगा। मगर आपके सारे इंतज़ाम किए, कोई आपको शिकायत है, कोई भी बात की परेशानी तो मेरा नंबर नोट कर ले आप, 9820097628। ये नंबर मक्के में भी चलेगा और इंडिया में भी चलेगा। जो भी आपको अगर कोई तकलीफ़ लगती वहाँ तो मगर सब सारे इंतज़ाम है। हमारे वहाँ नूर रहमान साहब है जो CGA इंडिया से कौंसल है, उनके हाथ में पूरा हज मिशन होता है और वो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। और स्टेट के तरफ से हमारे इम्तियाज़ काजी साहब, वो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये साल उनकी भी लब्बैक होंगी और हम गुजारिश करेंगे कि उनकी लब्बैक हो, वो भी आपके बीच में रहे और आपकी निगरानी करें वहाँ। और स्टेट से भी जो मुलाजिम जाते हैं उनके हेड बन के ही जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग दुआ करें कि इनकी लब्बैक हो जाए। 9820097628
इब्राहिम गुलाम नबी शेख मेरा नाम है। शेख नबी की गुलामों के आखिरी खाक के दर्जे में हम शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 9820097। इसमें आवाज फटती है, आप तक पहुंचती नहीं है। 9820097628628। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लिख लिया नंबर। वापस कोई चाहता मैं वापस बोलूं? एक बार बोलूं और 9820097628628। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं आपका खादिम था। पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों की खिदमत में मुझे लगाया। आप लोगों की दुआ से मैं चेयरमैन बना, महाराष्ट्र का राज्य मंत्री बना। अभी सेंटर की सरकार में भी मैं आप लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बातें होती है उसके लिए मैं बाकायदा, जो मुझे लगता है कि हाजियों के बिहाफ में इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए, वो बाकायदा लड़ता हूँ मैं। कैसे क्या इंतजाम किए गए हज कमेटी? हज के इंतजाम के लिए परसों मिहान के अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारी जो फ़्लाइट जो चलने वाली है यहाँ से, इसमें एक पहली बार नागपुर में एरो ब्रिज का इस्तेमाल करने के बारे में बात हुई है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि हम हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए, आज तक जब नागपुर में उपलब्ध नहीं कराया गया था तो एरो ब्रिज दिया जाएगा। इस पे हज हाउस के बारे में जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ में आया था जिसमें बद इंतज़ामियत के बारे में, लेकिन हमने इसकी पूरी तहकीकात की, जिसमें आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे कि जहाँ पे एक जो बड़ा फ़ैन है जो नागपुर मेट्रो में लगने वाला था, तो वही फ़ैन हमने यहाँ पे लगाया है। मेट्रो के पहले अपने हज हाउस में लगाया है। लिफ्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो भी हमने दुरुस्त की है, लिफ्ट भी चालू हो जाएगी। और यहाँ के बारे में जो बीच में आपने देखा कि ज़ोर की जो बारिश हुई थी, तो हमने NIT से कहा था और उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट से कि इसमें कोई भी अगर लीकेजेस हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम दुरुस्त करके देंगे, और उसी तरह से वो काम मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा जो लगेज वगैरह का जो इशू रहता है अक्सर हाजियों के साथ, उसको शूट आउट किया गया है? नहीं, लगेजेस का इशू वैसे भी कोई नहीं था, लेकिन हमने इस बार कहा है कि हज अथॉरिटी की, अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में, कि हाजियों के लिए सेपरेट जगह वो देने का उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक जो VIP जो गेट है वहाँ से एक स्पेशली वो उपलब्ध करके देने वाले। किस तरह का इंतजाम किए गए हैं नई तरीके से यहाँ पर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नए तरीके का इंतज़ाम आपके सामने। एक 14 फीट का फ़ैन लगाया हम लोगों ने हाजियों की सहूलत के लिए। इसके मेन हकदार होते हैं हमारे इम्तियाज़ काजी साहब, जिन्होंने, और मखदूम साहब जो हमारे ऑफिसर है स्टेट हज कमेटी के, और सभी लोगों ने मिलकर उन्होंने प्रस्ताव पास करके लिया। हाजियों को जो गर्म होता था सहूलत के लिए एक फ़ैन लगा के लिया। इंशाअल्लाह ताला अंदर के लिए भी सोच रहे हैं हम लोग कि हाजियों को कितनी अच्छी फैसिलिटी दिया जाए। और हमारे सपोर्टिंग अरेंजमेंट वाले देख रहे आप, कलाम साहब हैं और कदीर भाई तो कभी रहते नहीं इनके साथ में खड़े, कहाँ गए मालूम नहीं। थोड़ा आवाज़ दूँ क्या उनको? हमारे अजीज़ भाई साथ में हैं, बड़ी अच्छी खिदमत करते हैं। हमारे खान साहब, क्या नाम, शाहिद खान साहब रहते हैं। सभी मिलके तंजीम की तरफ से पूरे हाजियों की यहाँ से लेके फ्लैट तक छोड़ने की सपोर्टिंग अरेंजमेंट का काम करते हैं। और सहूलतों के बारे में तो ऐसी है कि जो यहाँ से जाते हैं सेंटर हज कमेटी उसका इंतज़ाम करती है। वहाँ हमारे जनरल ऑफ कौंसल नूर रहमान साहब है, हज मिशन के इंचार्ज है, वो पूरा वहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके एकोमोडेशन से लेके। नागपुर एयरपोर्ट से पूरे जाएंगे 2900 हाजी जाएंगे। 2900 हाजी जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 450 है, मध्य प्रदेश के 200 है। ऐसे टोटल 2900 हाजी जा रहे हैं और 2200 नागपुर के जा रहे हैं मिला के। और रोज़ 3 फ्लाइटें होंगी। पहली फ़्लाइट 29 तारीख को जा रही है यहाँ से। और वहाँ के जो सारे इंतजाम हैं, सिर्फ एक ही छोटा सा प्रॉब्लम उसमें यह आया है कि हम लोग ग्रीन कैटेगरी में 30,000 एकोमोडेशन वहाँ तलाश कर रहे थे,
मगर वो मिल नहीं पाए। उसकी वजह ये है कि वहाँ जो डेवलपमेंट का काम चला है तो अतराफ की जितनी बिल्डिंगें हैं वो टूट गई है, और जो हम लोग रेंज में लेते हैं 1000 इसके अंदर मीटर के अंदर, उससे दूर हमको मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया ताकि हाजी को और तकलीफ ना हो। हज पर जाने के बाद में जो हज यात्रियों को वहाँ पर जो तकलीफ होगी या जो परेशानी होगी तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? नहीं देखिए, अब तक तो हाजी जो जाते हैं हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, किसी बात की कोई मुश्किलें नहीं आवे। उसके लिए बाकायदा जो एम्बार्केशन पॉइंट है 200 हाजी पे एक खादिम जाता है खिदमत हुज्जात में, वो उसकी नुमाइंदगी पूरी करता है। 200 हाजियों की जिम्मेदारी उसी की होती है। हम लोग कदीर भाई को ढूंढ रहे थे, वो कदीर भाई आ गए, हम लोग ढूंढते रहे थे, मिलते नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कदीर भाई तंजीम के चेयरमैन हैं और बड़ी खिदमत करते हैं सपोर्टिंग अरेंजमेंट में हाजियों की आके। तो वो जो 200 हाजी पे एक खिदमत कर जाता है, सेंट्रल हज कमेटी महाराष्ट्र स्टेट से हम लोग चुन के उनको भेजते हैं। तो 200 हाजी की जो भी परेशानी होती वो शेयर करता है, कोई माइनर परेशानी तो वो हल करता है, मेजर परेशानी है तो वो हमारे नूर रहमान साहब जो सीजी है उनको वो ये करता है, मतलब इंटीमेशन देता है। अभी मैंने देखा कि हॉल में आपने नंबर दिए हैं, वो किस चीज़ के लिए नंबर है और क्या है? वो मैं सेंट्रल हज कमेटी पे मेंबर हूँ, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन रहा, अभी एक्स चेयरमैन हूँ, और महाराष्ट्र की नुमाइंदगी मैं करता हूँ। मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट का इंचार्ज सेंटर की तरफ से मुझे बनाया है और हमारे इम्तियाज़ काजी साहब स्टेट की तरफ से, और सपोर्टिंग अरेंजमेंट वाले हमारे कदीर भाई, कलाम भाई, शाहिद खान साहब, अजीज़ भाई, सारी टीम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर मैंने इसलिए दिया है, कोई भी परेशानी आए या जो हम लोग यहाँ से खादिम जो भेजते हैं वो अगर आपकी बातों को नहीं सुनता है तो बाकायदा आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, मगर वो कंप्लेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि उनको क्या परेशानी है और खादिम उनकी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि जो खादिम लोग जाते हैं उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, अगर हाजियों की खिदमत में आप कोताही करेंगे तो आप जा रहे हैं उसके पगार में से पूरे पैसे कटेंगे, क्योंकि फ्री में जाते हैं, यहाँ से फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट कमेटी दोनों मिला के भेजती है। इसलिए वो मैंने नंबर दिया हूँ, और मैंने पहली टाइम नंबर नहीं दिया हूँ, पिछले 20 साल से नंबर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी परेशानी होती है मुझे फ़ोन आते हैं बाकायदा, मैं हज पे रहता हूँ तो वहाँ फ़ोन आते हैं, नहीं रहता हूँ तो इंडिया में फ़ोन आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उनकी परेशानियों का हल रहता है हम लोग बाकायदा सीजी को बोलते हैं, वहाँ से यहाँ सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन को बोलते हैं, मिनिस्टर को बोलते हैं, और वो मसला वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को परेशानी नहीं होती है, हल हो जाता है। और हज का मकाम तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही मुक़द्दस मकाम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में फरमाया कदम कदम का सवाब है। जो हाजी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ उठाएगा उसका सवाब कई गुना बढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ, और जो सब्र करता है उसका फल मिलता है। मैं सारे मेरे साथ जितने खड़े हैं अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र का मकाम दे, हाजियों की खिदमत का अच्छे से मकाम दे, और उनके लिए सारी सहूलतें वहाँ की बस की जो एकोमोडेशन है जो अजीज़िया से मक्का ले आती है, और 24 घंटे की सर्विस रहती है। एक हाजी भी अगर आना चाहता है तो बस ले आती है और ले जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ हज के सफ़र में कोई दुश्वारी नहीं होगी, सिर्फ तकलीफ़ है दिल को कि सब्सिडी बंद हो गई, GST लग गई, कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ फ़ीसें बढ़ा दी, इसके लिए हमारे हाजियों के ऊपर वो बोझा आ गया, और उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर विनोद तावड़े साहब से भी मैंने कहा है, जाके एक लेटर दिया है, मुख्ताराबाद नकवी साहब को दिल्ली में जाके लेटर दिया है, मेरे सामने वाइस चेयरमैन जीना शेख थे, हम दोनों ने जाके दिया, उनसे मांग की है कि भाई सब्सिडी निकाल दिया जाए, जबकि प्राइवेट टूर वाले को 5% है तो हमको 18% क्यों है, पर हमको 5% भी मत लगाइए, 18% पूरा निकाल दो। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के साथ में हमारे कदीर भाई रहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो नितिन गडकरी के पास जाए और उनसे गुजारिश करे एक लेटर आप भी दे, मेरा भी एक लेटर मैं कदीर भाई को देता हूँ गुजारिश का सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से,
वो भी अपना लेटर दें और नितिन गडकरी को पकड़ के हिला के बोले कि हमारी जीएसटी को माफ़ कराए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ नुमाइंदे हमारे है भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो कांग्रेस से हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में तो इंशाअल्लाह ताला कदीर भाई भी अपनी जिम्मेदारी को खूबी से निभाएंगे, ऐसे मुझे यकीन है। और आप जो हमारी बाइट ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ सारे जाने वाले हाजियों को मैं मुबारकबादी देता हूँ और यही उनसे अपील करता हूँ कि वो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अमन और शांति रहे, सब में भाईचारा रहे और हिंदुस्तान तरक्की की ओर जाए। शुक्रिया। किया गया है हज हाउस आज सेंट्रल तंजीम कमेटी और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से विदर्भ की तरबियत का जो प्रोग्राम लिया गया, उसमें मैं सबसे पहले जनाब इब्राहिम भाईजान हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर, महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने हमें यहाँ आकर और जो हाजियों को जो उन्होंने एक नसीहत दी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरीके से हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अपना काजी साहब और सेक्शन ऑफिसर अपना मखदूम साहब, इन्होंने हमको यहाँ पे आकर जो हमारी हौसला अफजाई सेंट्रल तंजीम कमेटी के अहदेदारान व अरकान की सेंट्रल तंजीम कमेटी हर साल की तरह इस साल भी विदर्भ की तो तरबियत लेती है, पर यहाँ से इस नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले छत्तीसगढ़ के हाजी है और मध्य प्रदेश के हाजी है, हम उनका भी सेंट्रल तंजीम कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनके भी काम को हम अंजाम देते हैं। ऐसे हाजी जो जाने वाले हैं 29 तारीख से, वो 2800 हाजी है। हम कोशिश करेंगे कि सेंट्रल तंजीम कमेटी के पूरे अहदेदारान अरकान, जिसमें सेक्रेटरी मोहम्मद शाही, अपना मोहम्मद कलाम, वाइस प्रेसिडेंट साहिद नसीम खान, अजीज़ खान, नियाज भाई, ये लोग जो हमारे को यकीनी मेहनत कर रहे हैं सेंट्रल तंजीम कमेटी का, मैं उनका भी इस मौके के ऊपर में इस तरबियत के प्रोग्राम में उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आए हुए हाजी जो विदर्भ से आए हुए हाजी है, अलग अलग इलाकों से आए हुए हाजी है, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनका हज का अतमाम बरोबर हो। नीलोफर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रही हूँ। तैयारियाँ क्या क्या की है आपने? लगभग तो सब हो ही गई है, बस थोड़ी बहुत बाकी है। हज के पूरे अरकान वगैरह इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। बस अब कल ट्यूसडे रात की रवानगी है बस। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह के घर से बुलावा आया है। पिछले 5 सालों से कंटिन्यू कोशिश जारी थी, मगर नंबर नहीं लग रहा था, शायद अल्लाह को मंजूर ना हो, मगर इस बार अल्लाह का बुलावा आया है और हम जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है और उसके घर की ज़ियारत करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करेंगे। और ये एक सपना होता है हर किसी मुसलमान के लिए कि वो अपने अल्लाह का घर देखे करके। आज ये बुलावा आया है, हम बहुत खुशी से जा रहे हैं वहाँ पर। तैयारी तो पूरी की हुई है, जो एहराम है ये है, उस लाइन से तैयारी की है, ट्रेनिंग भी काफ़ी हो चुकी है और बस वहाँ पहुँचने का इंतज़ार है। और अपनी इस आँखों से आज तक तस्वीरों में, वीडियो के अंदर में अल्लाह के घर का दीदार किया है। अब इस मौका मिला है कि अब खुद अपनी आँखों से हम अल्लाह के घर का दीदार करें और वहाँ जाकर देश के लिए, अपने लिए, अपने देश के भाइयों के लिए और मुल्क के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को सही सलामत रखे और आफियत से रखे। तारुफ जानना चाहूँगा। जी, मैं डॉक्टर हारून खान हूँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैंने मौलाना आज़ाद पर पीएचडी किया है और अभी फ़िलहाल मुझे अमेरिका ने डिलीट दिया है मेरे एक तमाम समाजी खिदमत पर। क्या खिदमत कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और स्टूडेंट लोगों को ज़्यादा कोऑपरेट करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि यूपीएससी फेस करे, एमपीएससी फेस करे, आईएएस के लिए बैठे और तालीम को हासिल करते रहे और तालीम की दुनिया में अपना मुकाम बनाते रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2009 में मुझे
हज नसीब किया था। मैं बहुत इंतहाई खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि फिर इस बार अल्लाह ने मुझे बुलाया है। बस यही दुआ है कि अल्लाह आसान कर दे और कबूल कर ले।